दोस्तों नमस्कार। प्यार दोस्ती है या दोस्ती प्यार है, इसका अर्थ शायद आज तक कोई नहीं समझ सका और ना ही समझा सका। लेकिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है दोस्ती। ईश्वर का बनाया हुआ यह रिश्ता कृष्ण सुदामा से लेकर आज तक कई मायनों में और कई रूप में देखने को मिला है। दोस्ती का यही एहसास कब प्यार में बदल जाए पता ही नहीं चलता। इसी एहसास को समेटे है मेरी आज की कहानी, जिसमें सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। आज की कहानी का शीर्षक है पछतावे के आंसू। गाड़ी जैसे ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो प्रिया डिब्बे के दरवाजे में आ गई। प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ नजर दौड़ाई और फिर आवाज लगाई, कुली कुली। कुछ ही पल में एक अधेड़ उम्र का कुली उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी मैम साहब। प्रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सामान की तरफ इशारा करते हुए बोली, सामान बाहर टैक्सी स्टैंड तक ले चलो। कहते हुए प्रिया ने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा और धूप का काला चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया। कुली ने आगे बढ़कर एक बैग कंधे पर डाला और सूटकेस हाथ में लटकाकर पकड़ लिया। कुली ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो प्रिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि इन 7 सालों में कितना कुछ बदल गया है। सोचते सोचते प्लेटफॉर्म से बाहर सड़क पर निकलने का रास्ता आ गया। गेट पर खड़े चेकर ने हाथ आगे बढ़ाया तो प्रिया ने झट से अपने पर्स की जिप खोलकर गाड़ी की टिकट उसके हाथ में थमा दी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि टिकट देखने के लिए कोई टिकट मांग सकता है। कुली के पीछे पीछे थोड़ी दूर चलकर टैक्सी स्टैंड पर पहुंची तो कुली ने सामान जमीन पर रखकर कंधे पर रखे गमछे से पसीना साफ किया। प्रिया ने पूछा, कितना हुआ? कुली ने गमछा फिर कंधे पर रखते हुए कहा, 50 रुपए मेम साहब। प्रिया के चेहरे से लगा कि उसे 50 रुपए ज्यादा लगे हैं, लेकिन उसने किसी भी तरह की बहस या मोल भाव करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसकी गलती खुद की थी। उसने सामान उठवाते वक्त रुपए तय नहीं किए थे। पर्स की बाहर वाली जिप खोलकर प्रिया ने 50 का नोट खींचा और कुली को थमा दिया। कुली ने नोट लेकर माथे से लगाया और चला गया। प्रिया ने टैक्सी स्टैंड की ओर नजर दौड़ाई तो एक टैक्सी चालक पास आता हुआ बोला, कहिए मैडम, कहाँ चलना है? इससे पहले कि प्रिया कुछ जवाब देती उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। पर्स की बाहर वाली जेब से ही मोबाइल निकाल कर देखा तो यह निशा का फोन था। प्रिया ने फोन उठाते ही कहा, हेलो निशा। उधर से निशा ने सवालिया लहजे में पूछा, कहाँ पहुंची हो प्रिया? स्टेशन पर लेने के लिए नवीन को भेज देती हूँ। अरे नहीं, मैं पहुंच चुकी हूँ तेरे शहर में। स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड पर ही खड़ी हूँ। पहुंच जाऊंगी मैं खुद ही, तू फिक्र ना कर, प्रिया ने एक ही सांस में कह डाला। प्रिया, तू समझ नहीं रही, नवीन इस वक्त वहीं स्टेशन के पास ही है। उसका काम भी हो चुका है और उसे अब घर ही आना है। वह तुझे अभी पिक कर लेगा, मैं उसे कॉल कर देती हूँ, ओके? निशा की बात सुनकर प्रिया ने कहा, ओके, नवीन अगर यहीं पास में है तो ठीक है, मैं टैक्सी स्टैंड पर हूँ, उसे बता देना। ठीक है, मैं बताती हूँ, मिलते हैं फिर, कहकर निशा ने फोन रख दिया। टैक्सी चालक प्रिया को फोन पर बात करते हुए देखकर वहां से चला गया। प्रिया काले चश्मे के अंदर से इधर उधर देख ही रही थी कि फोन की घंटी फिर बजी। यह नवीन का फोन था। हेलो प्रिया दीदी, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। हेलो नवीन, ओके, आराम से आओ, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग, कहकर प्रिया ने फोन बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने अब नवीन का चेहरा घूमने लगा था और पता नहीं जहन में क्या आया कि प्रिया की आंखें नम हो गई। शायद अतीत की हवा के झोंके से यादों का कोई तिनका आंख में चला गया था।
काला चश्मा लगा होने के कारण प्रिया के अलावा किसी को भी पता नहीं चला कि प्रिया की आंखों में आंसू आ गए हैं। अभी खुद को संभाल ही पा रही थी प्रिया कि नवीन की आवाज से चौंक गई। पीठ के पीछे से नवीन ने कहा, कैसे हो प्रिया दी? साथ ही उसने पैर छूने की कोशिश की तो प्रिया उछलकर दूर हो गई और गुस्से से बोली, क्यों, मैं इतनी बूढ़ी लगने लगी हूं क्या? साथ ही दोनों हंस पड़े। नवीन ने झुककर जमीन पर पड़ा बैग और दूसरे हाथ में सूटकेस उठाया और चल पड़ा। पीछे पीछे प्रिया भी चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर नवीन की कार खड़ी थी। नवीन ने कार का लॉक खोलकर सामान पीछे की सीट पर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट का दरवाजा खोलते हुए नवीन ने कहा, आइए दी, बैठिए। प्रिया आगे बढ़ी और साथ ही उस सीट पर समा गई। नवीन भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। नवीन को देखकर प्रिया ने भी सीट बेल्ट लगा ली थी। कार चल पड़ी थी, लेकिन एक खामोशी थी जो टूट नहीं रही थी। आखिर प्रिया ने ही शुरुआत करते हुए पूछा, फिर नवीन, क्या हो रहा है आजकल? नवीन हंसते हुए बोला, क्या होना है, वही जॉब, अभी 2 महीने पहले ही बदली है। पहले वाली जगह तो बस दिल ही नहीं लगता था। जब से राजीव भैया चले। कहते कहते नवीन को अचानक एहसास हुआ कि वह क्या बोल गया, जो नहीं बोलना चाहिए था, जो सोचा भी था कि नहीं बोलना। झटके से घूमकर नवीन ने प्रिया की तरफ देखा तो वह जड़वत बैठी बाहर देख रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी ही कही हुई बात को कैसे पलटे। तभी कार एक ओवरब्रिज पर चढ़ी तो नवीन ने बात को बदलते हुए कहा, देखा दी, पहचाना ये कौन सा एरिया है? प्रतिमा की तरह बैठी प्रिया चौंकी और बाहर देखकर बोली, यह कौन सी जगह है? कितना बदल गया ना यहाँ सब कुछ इन 7 सालों में। उसने नवीन की तरफ देखा तो नवीन ने धीमे से कहा, हाँ सच में बहुत कुछ बदल गया यहाँ इन 7 सालों में। प्रिया नवीन की इस जवाब का मतलब अच्छे से समझ गई, लेकिन चुप रही। यह रसीला नगर है दीदी, जहाँ रेलवे फाटक था, अब ओवरब्रिज बन गया उस पर। नवीन ने फिर बात बदलते हुए कहा तो प्रिया ने सिर हिलाकर जवाब दे दिया। रसीला नगर फाटक से बहुत सी यादें जुड़ी थी प्रिया की, और नवीन ने भी शायद जानबूझकर ही इस जगह के बारे में बात छेड़ी थी। ओवरब्रिज के ऊपर से निकलते वक्त प्रिया की आंखों से आंसू निकलकर उसकी गालों पर फिसल आए थे और साथ ही गाड़ी भी ओवरब्रिज से फिसलती हुई नीचे जा रही थी। प्रिया ने आंसू झट से साफ कर लिए, लेकिन नवीन ने प्रिया के आंसू देख लिए थे। नवीन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, निशा दी की शादी में तो बहुत धमाल होने वाली है। आप तैयार हैं ना हम सब के साथ शादी को फुल एंजॉय करने के लिए? नवीन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए प्रिया ने कहा, हम सब मतलब? और कौन कौन आ रहा है निशा की शादी में? अरे डोंट वरी दीदी, मेरे फ्रेंड्स होंगे और आपके और निशा दीदी के पुराने क्लासमेट्स, बस जो आपके दिमाग में चल रहा है वैसा कुछ नहीं। नवीन की बात सुनकर प्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। प्रिया के जहन में कॉलेज टाइम के सभी दोस्तों के चेहरे घूमने लगे। इतने में पता ही नहीं चला कि घर के सामने नवीन ने आकर गाड़ी रोक दी। कार रुकी तो प्रिया ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली और दरवाजा खोलकर कार से निकलते ही सामने खड़ी निशा की ओर भागी और दोनों एक दूसरे से लिपट गई। बचपन की सहेलियां जो कभी एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती थी, आज 7 साल बाद मिल रही थी। प्रिया तो निशा से मिलकर रो ही पड़ी थी। निशा की भी आंखें भर आई थी। तभी निशा की मां की आवाज से दोनों चौंकी, प्रिया बेटी, हमसे नहीं मिलना क्या? दोनों की पकड़ एक दूसरे पर ढीली हुई तो आंखें पोंछते हुए प्रिया निशा की मां से जा गले लगी। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? प्रिया अब घर के सभी सदस्यों से बारी बारी मिल रही थी, क्योंकि उसे हमेशा इस घर से बहुत प्यार मिला
और इस घर के लोग भी उसे अपना हिस्सा ही मानते थे। सभी से मिलने में जब प्रिया व्यस्त थी तो इतने में नवीन ने सामान कार से निकाला ही था कि निशा उसके पास पहुंच गई और बोली, रास्ते में कोई बात तो नहीं हुई? तुमने प्रिया से कुछ कहा तो नहीं नवीन? अरे नहीं दी, मैं भला क्यों कुछ कहूंगा, कहकर नवीन सामान लेकर घर के अंदर चला गया। सभी लोग प्रिया को लेकर घर के अंदर आ चुके थे। प्रिया ने देखा कि घर बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। यह वही घर ही था जहां वह निशा के साथ बड़ी हुई। प्रिया का सामान निशा के कमरे में पहुंच चुका था। प्रिया आंगन में निशा के साथ बैठी थी। नवीन मैरिज पैलेस में काम का कहकर चला गया। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। चल निशा, तेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं, कहते हुए प्रिया ने निशा का हाथ पकड़कर उसे उठाया तो निशा समझ गई कि प्रिया के दिमाग में कुछ चल रहा है जो वह पूछना चाहती है। कमरे में आते ही प्रिया ने तपाक से पूछा, तूने किसे किसे बुलाया है अपनी शादी में? मतलब कॉलेज के दोस्तों में से कौन कौन आ रहा है? प्रिया के इस प्रश्न के लिए निशा पहले से ही तैयार थी। कॉलेज के दोस्तों में हम थे ही कितने ग्रुप में, वही सब ग्रुप वाले, पूनम, मनोज, सुधीर, ज्योति और विक्रम, बस। लेकिन पता नहीं सब आएंगे भी या नहीं। निशा के जवाब से प्रिया के चेहरे पर निराशा का सा आलम था। तभी निशा की मां ने आवाज लगा ली तो वह अभी आई कहकर कमरे से बाहर भाग गई। कमरे में अकेली प्रिया अतीत में खोती चली गई। प्रिया और निशा ने कॉलेज में जब दाखला लिया तो बस ये दोनों ही दोस्त थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बनते गए और फिर ग्रुप बन गया दोस्तों का। उनके ग्रुप में एक राजीव भी था जो पढ़ाई में बहुत तेज और बहुत चुपचाप रहने वाला लड़का था। किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था और था भी अच्छे परिवार से। निशा और प्रिया की सबसे ज्यादा राजीव से ही बनती थी। कॉलेज का पहला साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। जब यह सब दोस्त दूसरे साल में पहुंचे तो उसी साल निशा के भाई नवीन ने भी पहले साल के कक्षा में दाखिला ले लिया था। उसको भी निशा, प्रिया, राजीव और उनका ग्रुप बहुत पसंद था। जब भी समय मिलता उनके साथ आकर बैठता और बातें करता। नवीन को भी राजीव का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। वह भी उसे भैया भैया कहता उसके आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन इन सब से परे प्रिया को पता ही नहीं चला कि कब वह राजीव के प्यार में पड़ गई। हालांकि राजीव को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन प्रिया ने अपने दिल के जज्बात निशा को बता दिए थे, क्योंकि वह उसकी बचपन की सहेली थी। नवीन को भी उस वक्त कुछ पता नहीं था और ग्रुप में किसी और को भी नहीं। प्रिया के इस एक तरफा प्यार को परवान चढ़ाना चाहती थी निशा, क्योंकि वह जानती थी कि राजीव बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और प्रिया के सिर पर भी पिता का साया ना होने के कारण वह भी बहुत गंभीर स्वभाव की लड़की है। निशा अपने भाई नवीन और प्रिया राजीव के साथ अक्सर रसीला नगर के रेलवे फाटक पर गोलगप्पे खाने जाया करते थे। जिस गोलगप्पे वाले से सब खाते थे वह सभी को उनके नामों से जानता था। फोन पर अक्सर निशा जब प्रिया को बताया करती थी कि अब भी वह गोलगप्पे वाला प्रिया और राजीव को याद करता है। प्रिया और राजीव के बारे में धीरे धीरे नवीन भी जानने लगा था, क्योंकि राजीव भी प्रिया को पसंद करता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। कई बार निशा ने राजीव से बातों बातों में पूछना भी चाहा, लेकिन राजीव हर बार इस बात को टाल देता। तभी कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता की घोषणा हुई तो उसके लिए प्रिया और राजीव दोनों ने अपने नाम लिखवा दिए। ग्रुप में से किसी को पता नहीं था कि दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। दोनों ने खूब तैयारी की और इस प्रतियोगिता में प्रिया बाजी मार गई, जो कि राजीव को नागवार गुजरी। राजीव को प्रिया के जीतने से ज्यादा खुद का हारना बुरा लगा था। वह कटा कटा सा रहने लगा सभी से। तभी कुछ दिन बाद ही वैलेंटाइंस डे आ गया।
निशा ने ही प्रिया से कहा कि उसे पहल करनी चाहिए और राजीव से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। निशा के कहने पर 14 फरवरी को प्रिया ने राजीव को कैफे में मिलने के लिए बुलाया और नजरें झुकाकर और नाखून से टेबल का कपड़ा खुरचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा, राजीव, बहुत दिन से तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। पता नहीं कब और कैसे, लेकिन यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। क्या तुम भी मुझसे? प्रिया की बात को बीच में ही काटते हुए राजीव ने तल्ख लहजे में कहा, प्रिया प्लीज स्टॉप इट। मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता। यह प्यार नहीं, दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहकर राजीव ने कुर्सी पीछे को सरकाई, उठा और कहने लगा, मुझे कुछ काम है, सी यू लेटर, और तेज कदमों से कैफे के बाहर निकल गया। प्रिया सुन्न सी बैठी बस देखती रह गई। उसे राजीव से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। घर आकर प्रिया बहुत रोई। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया था। निशा ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह टूट चुकी थी। कॉलेज भी आना कम कर दिया था प्रिया ने। आती तो राजीव का सामना ना हो पाए, बस यही कोशिश करती। नवीन को भी सब पता चल चुका था। निशा ने और उसने भी राजीव की खामोश आंखों में दर्द और सूनापन देखा था। तभी फाइनल ईयर के पेपर आ गए और सभी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। और पेपरों के तुरंत बाद निशा के पैरों के नीचे से एक दिन जमीन ही खिसक गई जब प्रिया ने उसे बताया कि वह अपनी मां के साथ इस शहर से शिफ्ट हो रही है। निशा और नवीन ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। प्रिया ने इस शहर को अलविदा कह दिया, लेकिन मन में छिपे दर्द को किसी से बयान नहीं कर पाई। जब भी कभी इन 7 सालों में निशा या नवीन से फोन पर बात होती तो राजीव का जिक्र तक करना या सुनना पसंद नहीं करती थी प्रिया। यादों की उधेड़-बुन में अभी लगी ही थी प्रिया कि बाहर से नवीन की आवाज से चौंक गई। निशा दी हाफता हुआ नवीन जब निशा के कमरे तक पहुंचा तो मुंह से निकला, वो राजीव भैया, और अचानक प्रिया को देखकर चुप हो गया। नवीन के मुंह से राजीव का नाम यूं सुनकर प्रिया उठकर खड़ी हो गई। निशा को कमरे में ना पाकर नवीन उल्टे पैर वापस भागा। मां के कमरे से निकल रही निशा को पकड़कर चिल्लाया, वो राजीव भैया का एक्सीडेंट, सीरियस, और साथ ही फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया जो नवीन के पीछे भागकर कमरे से बाहर आ गई थी, उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। निशा के मुंह से बस यही निकला, क्या? नवीन और निशा बाहर की ओर भागे तो प्रिया भी पीछे दौड़ी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी प्रिया रोए जा रही थी। कभी सोचा न था कि राजीव से इस तरह इस हालत में कभी मुलाकात होगी। निशा ने भी सुबकते हुए कहा, राजीव खुद तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए शादी पर उसे बुलाया तो था, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। नवीन, जिसका राजीव से बहुत लगाव था, मन में ईश्वर से दुआ कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। कुछ ही देर में सिटी अस्पताल आ गया। गाड़ी की चाबी गार्ड को पकड़ाकर तीनों इमरजेंसी की ओर भागे। रिसेप्शन से पूछने पर पता चला कि राजीव पहली मंजिल पर आईसीयू में है। आज तो 15-16 सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रिया को लग रहा था कि उसके पैरों के साथ पत्थर बंधे हैं, पैर उठ ही नहीं रहे थे। आईसीयू के बाहर पहुंचकर नवीन ने अंदर झांका तो डॉक्टर बाहर की ओर ही आ रहा था। डॉक्टर, वो मिस्टर राजीव, एक्सीडेंट केस। नवीन की जुबान लड़खड़ा रही थी। देखिए, हेड इंजरी है, खून बहुत बह चुका है, आप जल्दी से मिल लीजिए, टाइम बहुत कम। कहते हुए डॉक्टर तो चला गया, लेकिन प्रिया को सहारा लेने के लिए दीवार से पीठ लगानी पड़ी। नवीन फूट फूट कर रो पड़ा। निशा और नवीन आईसीयू के भीतर गए तो राजीव को ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। राजीव की हालत देखकर
नवीन और निशा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। राजीव भैया, ये क्या हो गया? नवीन राजीव के पास पहुंचकर रोते हुए बोला। राजीव ने आंखें खोलकर देखा तो निशा ने आंसू साफ करते हुए कहा, राजीव, देखो कौन आया है। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? निशा के हाथ के इशारे से राजीव ने दरवाजे की ओर आंखें घुमाई तो एक परछाई नजर आई। प्रिया बोझिल कदमों से राजीव के पास पहुंची तो उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। आपको कुछ कहना था ना प्रिया दी से? नवीन ने रोते हुए कहा तो राजीव ने अपने होठ हिलाते हुए धीरे से कहा, प्रिया, वो प्यार ही था, आई एम सॉरी। कहते ही राजीव की आंखें प्रिया की ओर स्थिर हो गई और माफी के लिए उठे हाथ बिस्तर पर गिर गए। राजीव भैया, बिलख बिलख कर नवीन रो पड़ा। निशा तो प्रिया से लिपट ही गई। राजीव की आंखों से दो आंसू निकले और कानों से होते हुए तकिए में समा गए। प्रिया जड़ हो गई थी, बस रो रही थी, आवाज कहीं खो चुकी थी। राजीव के पछतावे के आंसुओं से प्रिया का 7 साल का दर्द पिघल गया था। धन्यवाद। जय हिंद।